औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप बेटा मेरे साथ सीख रहे हो फाइनल अकाउंट, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट हम सीख रहे हैं। फाइनल अकाउंट में बेटा लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी सीख लिए थे। फिर हमने बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर में सीखी। उसमें हमने बैलेंस शीट में सीख लिया कि करंट एसेट्स को कब लिखना है और कौन से हैं, फिक्स एसेट, लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ओनर्स इक्विटी, सारी बैलेंस शीट के मुकम्मल फार्मेट को समझ लिया। आप देखें कि अगर हमें फार्मेट आता है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। मुकम्मल उसमें मैं सारी वैल्यूज़ को कवर करूंगा। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या हैं? एडजस्टमेंट बेटा नीचे दिए गई क्वेश्चन में आपको देखें, एक तो ट्रायल बैलेंस देगा, मैंने बताया था शुरू में। दूसरा, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट देगा। उन्हीं एडजस्टमेंट को हमने सीख लिया था कि एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स हैं। एक ने मैंने बताया, एक ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और दूसरे ने पक्का बैलेंस शीट में जाना है। 2 इफेक्ट हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट है जो कि या बैलेंस शीट में जाएगा या उसने जाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तीसरी कोई जगह नहीं है। ठीक है जी। आज हम सीखेंगे कि एडजस्टमेंट के कौन कौन से 2 इफेक्ट्स हैं और एडजस्टमेंट्स होती क्या हैं और उनका मतलब क्या है। एडजस्टमेंट साल के एंड पर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हमने एडजस्ट करना होता है। मैचिंग कंसेप्ट के तहत हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। जिस साल के खर्चे और आमदनियां हैं उसी साल में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पहली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की एक तो बात ज़हन में रखें कि ये क्वेश्चन के नीचे दी गई होगी, ट्रायल बैलेंस के नीचे होगी और इसको हमने, इसके 2 इफेक्ट होने हैं, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। पहली एडजस्टमेंट जो आपसे पूछी जाएगी वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन के लास्ट में पहले क्वेश्चन से ही आना शुरू हो जाती है ये एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? देखें, साल के आप पहले देखें फैक्ट, ओपनिंग स्टॉक जो आपका जो साल के शुरू का स्टॉक है उससे आपकी कंपनी नहीं चलती। आप फिर और स्टॉक खरीदते हो जिसे आप सेल करते हो, परचेज में फिर वो ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाता है। ठीक है जी। उसमें से साल के एंड पे कुछ स्टॉक बच जाता है जो हमने अगले साल लेके जाना होता है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हैं। एक आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में ये करंट एसेट में लिखा जाता है। बैलेंस शीट में इसको कहां लिखते हैं? करंट एसेट में। याद करें, मैंने बैलेंस शीट में लिखवाया था करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक डेटर से पहले। दूसरी एडजस्टमेंट जो आ रही होती है वो है डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट के मुसलसल और लगातार इस्तेमाल से, टूट फूट से, मार्केट फ्लक्चुएशन से, ऑब्सोलीसेंस से, डिफरेंट काजेज से उसकी वैल्यू में कुछ कमी होती है, उस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था तमाम ही टेंजिबल एसेट्स की होती है, टेंजिबल फिक्स एसेट की, सवाए एक वो है लैंड। लैंड की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होती? आप बताओ क्यों नहीं होती? क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ती है, ये भी कुछ ठीक आंसर है। लेकिन लैंड की फिर हम एप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट नहीं करते, उसकी बढ़ने की शरह कैलकुलेट क्यों नहीं करते? एक ही रीज़न है कि जिसकी लाइफ एस्टीमेट हो सकती है उसकी डेप्रिसिएशन निकाली जा सकती है या एप्रिसिएशन निकाली जा सकती है। इसके 2 इफेक्ट, पहला तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे इसको, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। मतलब फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। बिल्डिंग की है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बैलेंस शीट में इसको हमने करना होता है जी रिलेटेड आइटम से माइनस, लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम। मतलब डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग से माइनस, डेप्रिसिएशन फर्नीचर की है तो बैलेंस शीट में फर्नीचर से माइनस करके लिखेंगे। इक्विपमेंट की है तो इक्विपमेंट से माइनस करके लिखेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस। ये वो अखराजात होते हैं जो हम एडवांस में कर देते हैं। वो एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में कर देते हैं वो हमारे प्रीपेड कहलाते हैं। एक्सपेंसेस पेमेंट आर मेड बट बेनिफिट येट नॉट टेकन। फायदा लिया नहीं, पैसा दे दिया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेटेड आइटम से माइनस करते हैं। रिलेटेड आइटम से माइनस क्या मतलब? वहां पर पहले से भी इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में दी गई होगी, आप उस इंश्योरेंस को लिखोगे, उसमें से ये प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर दोगे। पहले से भी रेंट दिया गया होगा, उसको रेंट को लिखोगे, उसमें से ये प्रीपेड रेंट माइनस करके लिखेंगे। ठीक हो गया जी। बैलेंस शीट में इसको एसेट में लिखते हैं, करंट एसेट में लिखते हैं, आपको पता है क्योंकि हम फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट में ये करंट एसेट में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसी के अपोजिट, वो है अनअर्न्ड फी। ऐसी फीस, ऐसी आमदनी जो कमा तो ली लेकिन वसूल कर ली लेकिन अभी मिली नहीं है। मतलब पैसा एडवांस में ले लिया लेकिन अभी फायदा दिया नहीं है। बेनिफिट नॉट गिवन, पेमेंट रिसीव्ड। पैसा आ गया, फायदा अभी देना है। तो देना है इस लिहाज से आप ये देख रहे हैं कि लायबिलिटी है। इसके अपोजिट है, वो एक्सपेंस पर है, ये इनकम पर है। इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस कर देंगे रिलेटेड आइटम से। और बैलेंस शीट में क्योंकि पैसा हमने एडवांस वसूल किया हुआ है, फायदा अभी देना है, काम अभी करना है, इस लिहाज से ये आपकी लायबिलिटी है और वो भी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है एक्रूड या आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस या कोई भी एक्सपेंस। सैलरीज लिख रहा हूं मैं मिसाल के तौर पर। ऐसी सैलरी, ऐसा खर्चा जो वाकया तो हो गया लेकिन उसकी अभी पेमेंट करनी है। बिजली का बिल आ गया, अदायगी नहीं की। सैलरी एम्प्लॉयज ने काम कर दिया, पैसा उनको अभी देना है। तो इस लिहाज से
ये एक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखी जाएगी, रिलेटेड आइटम में ऐड हो जाएगी। प्लस कर देंगे रिलेटेड आइटम में। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनेगी, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, करंट लायबिलिटी। लास्ट इसी के अपोजिट है एक्रूड इनकम, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल इनकम, इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी आमदनी जो कमा तो ली लेकिन वसूल नहीं की, काम कर दिया पैसा अभी आना है। तो इस लिहाज से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको रिलेटेड आइटम में क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे रिलेटेड आइटम में। वो रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड होगा ना, तो ये रिलेटेड इनकम में ऐड होगा। और बैलेंस शीट में क्योंकि पैसा लेना है, राइट है, तो राइट आपका क्या होता है, एसेट होता है, करंट एसेट में लिखेंगे। ठीक हो गया जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। आप लोगों ने सीख लिया एडजस्टमेंट, बेटा एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आपको समझ आ गई, ये पॉइंट सारे आपने अगर याद कर लिए तो इंशाल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन, पहला लेक्चर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, दूसरा लेक्चर बैलेंस शीट का और तीसरा लेक्चर ये एडजस्टमेंट का, ये लेक्चर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप 5 ईयर में आने वाला अटेम्प्ट ना कर पाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।